हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रोबायोलॉजी में। तो हम तैयारी कर रहे हैं लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर की, और इसके लेक्चर सीरीज में आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ राइबोसोम। टाइप्स ऑफ राइबोसोम काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे कि टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है और बहुत सारे यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज समझते हैं राइबोसोम। देखो, राइबोसोम होता क्या है। राइबोसोम एक तरीके का कोशिकांग है जो कि झिल्ली रहित होता है, मतलब कि मेम्ब्रेनलेस होता है। अब हमारे पास दो सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अलग अलग तरीके के राइबोसोम पाए जाते हैं। हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हमें मिलते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम, और यूकैरियोटिक कोशिका में हमें दोनों ही तरीके के मिलते हैं। 70S प्रकार के भी मिलते हैं और 80S प्रकार के भी मिलते हैं। इसमें से ये 70 क्या है, S क्या है, इसी को जानते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करूँ, संरचना की इसकी बात करें, अगर हम इसकी संरचना की बात करें, जिसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर, तो इसमें दो सब यूनिट होती है। ये 2 सब यूनिट का बना होता है। 2 सब यूनिट का। ये जो सब यूनिट है वो किस तरीके से होंगे, देखो, एक इस तरीके से लार्ज सब यूनिट होती है, इस तरीके से लार्ज सब यूनिट, और एक ऐसी छोटी सब यूनिट होती है। अब ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होता है, रियल में मैं आपको बताऊं तो ये कैसे होता है। देखो, राइबोसोम जो होते हैं वो केमिकली होते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, अब इसका क्या मतलब है। राइबोन्यूक्लियो का मतलब है कि इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड का भी अंश है और इसमें प्रोटीन का भी अंश है। इसका मतलब ये आरएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ है, आरएनए प्लस प्रोटीन का। तो अगर मैं आपको यहाँ पर रियल डायग्राम बना के दिखाऊँ 3D में, तो देखो, प्रोटीन हमें पता है कि ऐसी फोल्डेड फॉर्म में होती है, तो इस तरीके से प्रोटीन है, और इनके बीच में कहीं इस तरीके से ये आरएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गई लार्जर सब यूनिट, और इसी तरीके से एक ऐसी सब यूनिट होगी प्रोटीन की ही बनी हुई, और इसमें इस तरीके से एक आरएनए प्रेजेंट होगा। तो इसको लिख देते हैं। ये जो पिंक कलर से आपको नजर आ रहा है ये है आरएनए, और जो आपको येलो कलर से नजर आ रहा है ये है इसका प्रोटीन पार्ट। बच्चों, समझ में आई संरचना। तो इस तरीके से बना होता है आपका राइबोसोम। क्या समझा हमने, राइबोसोम बना है आरएनए प्लस प्रोटीन का, इसलिए इसको क्या बोलते थे, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। अब समझते हैं कि कितनी इसमें प्रोटीन मिलती है, कौन सा आरएनए मिलता है। देन सबसे पहले हम बात करें 70S टाइप जो होता है, 70S टाइप का जो आरएनए होता है। 70S टाइप के आरएनए में जो लार्जर बड़ी सब यूनिट होती है ये वाली होती है 50S, ये आपको लर्न करना है, और जो छोटी वाली सब यूनिट होती है ये होती है 30S। डन। इसके अंदर हमें लर्न करने हैं आरएनए, तो इस तरीके से आरएनए देखने को मिलते हैं। इसकी जो स्मॉलर सब यूनिट होती है इसमें मिलता है 16S, और ऐसा आरएनए जो कि राइबोसोम बनाता है उसे हम कहते हैं rRNA, राइबोसोमल आरएनए। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर होगा 5S rRNA, और दूसरा देखने को मिलता है 23S rRNA, और बाकी हमें क्या मिलेंगी, प्रोटीन मिलेंगी। तो इस तरीके से मैं प्रोटीन को शो कर दे रही हूँ। स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, शो हम ऐसे कर दे रहे हैं। डन। तो देखो, जो लार्जर सब यूनिट है इसमें कितनी प्रोटीन्स मिलेगी, इसमें मिलेगी लगभग 13 प्रोटीन्स। ये थोड़ा सा डिफर भी करता है, हम इसका एवरेज ले लेते हैं। और छोटे में कितनी मिलेगी, 21 प्रोटीन्स। तो 34-21 करके आपको ये लर्न करना है। तो 70S टाइप कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जो 70S टाइप का राइबोसोम है वो देखने को मिलेगा एक तो प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा। दूसरा ये देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ मिलता है ये आपका, मैट्रिक्स में देखने को मिलेगा। और दूसरा ये कहाँ देखने को मिलता है आपका, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ देखने को मिलेगा, स्ट्रोमा में। डन। ये दोनों जो हैं ये हैं यूकैरियोटिक सेल के पार्ट, यूकैरियोटिक सेल। इसका मतलब 70S जो है वो प्रो में भी मिलता है, यू में भी मिलता है, लेकिन यूकैरियोटिक को किस में देखने को मिलता है, कोशिकांगों में देखने को मिलता है, जो कि दो है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। डन है। चलो अगले 80S की अगर हम बात करें, सेकंड में आ रहा है हमारा 80S टाइप का। 80S में जो हमारी लार्जर सब यूनिट होती है, जो बड़ी सब यूनिट होती है, ये कौन सी हो जाएगी, 60S। ठीक है। और जो छोटी वाली सब यूनिट है ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी हमारी 40S। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर मैम जो 50 और 30 मिलाकर तो 80 होता है, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, 70,
और यहाँ आप 60 और 40 लिख रहे हैं, मिला करके तो 100 होता है, तो ये कितना बन रहा है 80। तो इसमें आपको जनरल मैथ्स नहीं लगानी है, ये सब डेंसिटी पे बेस्ड होता है, ये भी थोड़ी देर में हम समझते हैं। चलिए 80 इस प्रकार के राइबोसोम के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इसमें RNA कौन से मिलते हैं। 3 आपको ऊपर बनाने हैं, 1 आपको नीचे बना देना है। जो इसकी स्मॉलर सब यूनिट में मिलेगा वो मिलेगा 18S rRNA, क्योंकि यहाँ 8 लिखा है तो जो भी 8 रिलेटेड आएंगे वो सब एक में होगा। यहाँ देखो 5S rRNA दोनों में कॉमन होता है। इसके अलावा मिलेगा यहाँ 5.8S rRNA, और इसके अलावा क्या मिलेगा यहाँ पर 28S rRNA। डन है। इसके अलावा प्रोटीन सीखने को मिलती है। ये जो प्रोटीन है मिला करके टोटल कितनी होनी चाहिए, 80 प्रोटीन्स होनी चाहिए। डन। तो 80 प्रोटीन में यहाँ लगभग कितनी होती हैं, 50, और यहाँ लगभग 33 प्रोटीन होती हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन लिख देते हैं 50 प्रोटीन्स, और स्मॉलर में लगभग 33 प्रोटीन्स होती हैं। तो लगभग 83 प्रोटीन करके आ रही हैं, तो 80 प्रोटीन हम इसको एवरेज ले लेते हैं। डन है। अब समझते हैं कि एस क्या होता है बच्चों। देखो ये एस जो यूनिट होती है ये होती है आपकी स्वेडबर्ग यूनिट, या फिर इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। अब होता क्या है, देखो अगर मैं बोलूं कि हमारे पास इस तरीके से एक ट्यूब है ना, ऐसे ट्यूब है, और इसको मैं घुमा दूं, सेंट्रीफ्यूज कर दूं, ऐसे ना गोल गोल ऐसे ऐसे करके घुमा दूं, तो इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो क्या करते हैं, डेंसिटी के हिसाब से अरेंज होने लग जाते हैं। जैसे कि भारी नीचे बैठ जाएंगे, थोड़ा हल्के ऊपर और हल्के ऊपर, इस तरीके से ग्रेडियंट एक बन जाता है। तो अगर सबसे भारी है तो हो सकता है उसको हम 100S बोल रहे हो, फिर 80S, ऐसे करके 60S, ऐसे करते करते ऊपर तक जा रहे हैं। ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमें करने हैं, 1 मिनट आपको बता देती हूँ यहाँ पर। चलो, तो हमें क्या करना है, एक मोटार पेंसिल लेना है जिसको आप ईमान दस्ता कहते हैं। इसके अंदर हमको एक सेल डाल देनी है, जैसे आपने प्लांट सेल डाल दी या फिर कोई बैक्टीरिया की सेल आपने डाल दी है। ठीक है, ये अपने इसमें डाल दिया। इसको क्या करना है, आपने इसकी चटनी बना देनी है, इसको होमोजेनाइज कर देना है। तो इसमें क्या बन जाएगी बच्चों, एक स्लरी सी बन जाएगी, इसकी स्लरी बना देनी है ना। और उसको क्या करना है बताओ, उसको इस तरीके की एक ट्यूब में आपको सेंट्रीफ्यूज कर देना है, घुमा देना है ऐसे। डन। इसके बाद आप देखोगे कि इसमें सेटलमेंट होने लगती है, किसके हिसाब से, इसके घनत्व के हिसाब से। तो क्या होता है देखो, अगर मैं बड़ी और छोटी सब यूनिट को मिलाऊं, इन दोनों को जोड़ूं, तो इनका घनत्व बदल जाता है। दोनों जब मिलते हैं तब मुझे देखने को मिलते हैं किस पर, 80S पर। लेकिन जब मैं इनको अलग अलग कर देती हूँ, ये आपने अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, तो जो लार्जर वाली सब यूनिट है ये मुझे कहाँ देखने को मिली, 60S पर, और जो स्मॉलर है ये कहाँ देखने को मिली मुझे, 40S पर। तब मुझे पता चला कि अच्छा अगर मैं अलग अलग इनको सेडिमेंट करवाऊँ तो ये 60 और 40 पे आते हैं, और अगर मैं इनको मिला के करवाऊँ तो ये 80 पे आते हैं। इसको कुछ इस तरीके से समझो कि आपने ढेर सारे चावल के दाने लिए, पके हुए चावल के दाने को इमेजिन करो। ठीक है, 100 ग्राम मैंने इधर ले लिया और 100 ग्राम चावल के दाने मैंने इधर ले लिए। ठीक है, ये वाले को आप बहुत अच्छे से फोर्स लगा के इसकी बॉल बना दो। ठीक है, इसकी छोटी बॉल बना दो और इसको हल्का हल्का करो, इसकी बड़ी बॉल रहने दो। तो बताओ थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, 100 ग्राम की एक ऐसी बॉल बन जाएगी और 100 ग्राम की एक छोटी बॉल बन जाएगी। बताओ क्या दोनों का घनत्व अलग अलग हो जाएगा या नहीं। तो इसी प्रकार से जब हम इस 2 सब यूनिट को मिलाते हैं तब इसका घनत्व बदल जाता है। इसलिए 60 + 40 इक्वल हो जाता है 80, और 50 + 30 हो जाता है 70। तो ये बायोलॉजी वाली मैथ्स है, मैथ्स वाले बच्चों को बता देना कि ऐसा भी होता है। ठीक है बच्चों, चलो अब समझते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसी चीज़ को सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बोलते हैं। अब बात क्या हुई कि देखो साइंटिस्ट का नाम भी एस से स्टार्ट था और इसको सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट भी बोल रहे थे, तो हमने बोला इसकी यूनिट को हम एस बोलेंगे। जाने स्टार्ट को पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिज्म है, राइबोसोम है और उसकी सब यूनिट है। प्रोकैरियोटिक में 70S मिल रहा है, 50 और 30। यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में 80S मिलता है, 60 + S यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट देखेंगे तो इसमें 70S टाइप का मिलता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ा सा वेरिएबल है, 55 से 60 भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में बैक्टीरिया के सिमिलर मिलता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा स्पेशलाइज्ड देखने को मिलता है। स्मॉल जो टेक्स्ट बुक्स हैं जैसे एनसीईआरटी वगैरह में आपको आराम से यहाँ पे 70S मिल जाएगा, लेकिन हायर क्लासेस की जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वहाँ पर आपको ये स्पेसिफिक चीज़ देखने को मिलती है। डन। तो ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की यहाँ पर मैंने आपको लगा लिए हैं नोट्स। ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, 30S एंड 50S। ठीक है, तो 30S में क्या होती है देखो, 16S rRNA, साथ में 21 प्रोटीन होती है, 34 21 हमने लर्न किया था। यहाँ 23 और 5 होते हैं, साथ में 34 प्रोटीन होती है। फंक्शन क्या होता है इसका, अब फंक्शन देखते हैं। देखो राइबोसोम के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। मैं बोल रही हूँ कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है। अब जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके लिए क्या क्या चाहिए, देखो सबसे पहले उसके लिए mRNA चाहिए जिस पर आपका कोड लिखा गया हो जिससे कि प्रोटीन बनानी है, तो ये क्या हो जाएगा mRNA। दूसरा हमें छोटे छोटे tRNA चाहिए होंगे
जो कि हमारे अमीनो एसिड को लेके आएंगे। ये अमीनो एसिड को लाने वाले हैं टीआरएनए। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर आरएनए। दो तरीके के आरएनए हो गए। और मुझे चाहिए होगा राइबोसोम। राइबोसोम की पहले ऐसे स्मॉलर सब यूनिट लगती है, यहाँ पर भी एक आरएनए होता है। माना हम प्रोकैरियोटिक में पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा 16S rRNA। तो यहाँ पर कौन सा आरएनए आ गया बताओ, ये rRNA। मतलब प्रोटीन बनाने के लिए हमको तीनों तरीके के ही आरएनए चाहिए होते हैं। अब राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, देखो राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट होता है सबसे पहले आरएनए से बाइंड करता है। इसके बाद यहाँ से पहला टीआरएनए लाया जाएगा। टीआरएनए इसकी इस तरीके से एक्सेप्टर जो साइट होती है, फिर अमीनो एसिड जो साइट होती है उस पर जाके लगता है, और इसके बाद ऐसे लार्जर सब यूनिट आ जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, ये आगे की तरफ इस फ्रेम को रीड करता हुआ चलेगा। ये जो एमआरएनए धीरे धीरे ऐसे पीछे आता जाएगा और ये पूरा फ्रेम ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना। तो कुछ टाइम बाद अगर मैं देखूँ तो देखो ये हमारा एमआरएनए था, इस एमआरएनए को सारा कोड पढ़ दिया गया है। ये जो हमारा राइबोसोम था ये यहाँ पहुँच गया है, और इसने साथ में क्या बना ली है, इसने बना ली है साथ में इस तरीके से प्रोटीन। अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ करके इसने पॉलीपेप्टाइड चेन बना ली है। इसने बनाई है पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। समझ में आया, इस तरीके से क्लियर है। तो राइबोसोम का जो फंक्शन होता है किस में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। क्लियर है बच्चों। तो देखो फंक्शन क्या क्या कह रहे हैं इसके। फंक्शन एमआरएनए की बाइंडिंग करवाता है, कोडोन रिकॉग्निशन करवाता है, प्रूफ रीडिंग एक बीच में प्रक्रिया होती है कि कोई भी डीएनए या प्रोटीन या कुछ भी चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन या फिर रेप्लिकेशन या फिर ट्रांसलेशन, मतलब प्रतिकीर्तिकरण, अनुलेखन और अनुवादन, इन कोई भी प्रक्रिया में अगर कोई गलत चीज़ बैठ गई है तो उसको क्या करना है, दोबारा से रीड करना है, उसको ठीक करना है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फॉर्मेटोन लिखा हुआ है, मतलब कि ये क्या बनाता है, आपका जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है ट्रांसलेशन के लिए उसको बनाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, 16S rRNA कंटेन्स द एंटी शाइन डेलगारो सीक्वेंस विच बेस पेयर विद द शाइन डेलगारो सीक्वेंस ऑन द mRNA टू पोजिशन द स्टार्ट कोडोन। ये जो भी चीज़ लिखी हुई है मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि ये सब कहाँ पर होता है, इस एरिया में होता है। कहाँ गया हमारा पेज, ये देखो यहाँ पर ये सब होता है, शाइन डेलगारो सीक्वेंस एंड ऑल। इतना डिटेल में आपको अभी नहीं जाना है, ठीक है। पढ़ें आगे, इतने डिटेल वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे आगे। ठीक है, इसके फंक्शन क्या है, जो लार्जर सब यूनिट है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन अभी बनाए थे ना पॉलीपेप्टाइड के चेन से, ऊपर वाला पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। एग्जिट टनल फॉर नेसेंट पेप्टाइड, है ना। टनल मतलब इस तरीके से इसका जो लार्जर सब यूनिट होता है उसमें इस तरीके से एक टनल होती है, जहाँ से ये जो आपका होता है ना प्रोटीन, इस तरीके से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। बाइंडिंग ऑफ इलोंगेशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर को बाइंड करवाने में हेल्प करता है ताकि चेन लंबी हो सके। कैटालिटिक सेंटर होता है, हमें पता है कि जो 23S rRNA होता है ये एक तरीके का राइबोजाइम है। राइबोजाइम क्या होता है, ऐसा आरएनए जो एंजाइम की तरह काम करे उसको क्या बोल देते हैं, राइबोजाइम। अगर आरएनए एंजाइम की तरह काम करे तो उसे हम कह देते हैं राइबोजाइम। डन है, क्लियर। तो 23S rRNA फॉर्म्स द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर, पीटीसी से कहते हैं कि जब एक पेप्टाइड बनेगा, इस माना ये टीआरएनए है और ये टीआरएनए, तो ये क्या होता है, ये इस पे चला जाता है, तो इस टीआरएनए पे देखो ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, ये टीआरएनए खाली हो जाएगा, ये रिसाइकल हो जाएगा और हमारी ये बॉन्ड बनता हुआ चलेगा। दिस प्रूव राइबोसोम्स आर राइबोजाइम्स, है ना। तो इसका मतलब ये राइबोसोम की जो सब यूनिट होती है राइबोजाइम की तरह काम करती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम में भी सेम चीज़ है, फंक्शन है जो आपकी स्मॉलर सब यूनिट है, आरएनए की स्कैनिंग करना, एयूजी रिकॉग्निशन करना, डिकोडिंग करना। लार्जर सब यूनिट का फंक्शन देखो, ये सारे मैंने 8 वाले आपको बता दिए थे, लगभग 49 प्रोटीन, जो हमने 50 लिखी हुई है देखो सब जगह लगभग आपको देखने को मिलेगा, और द 33 प्रोटीन है। फंक्शन क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, जीटीपीएस का सेंटर है, और वही इसके पास भी एग्जिट टनल होती है। इस तरीके से अगर 3D डायग्राम हम देखें तो आपको दिख रहा है, देखो ये 30S है, ये 50S है, मिला के कितना बन रहा है 70, और 40 और 60 इस तरीके से मिला के कितना बन रहा है, जब ये मिल जाते हैं तो कम हो जाता है। यहाँ पे प्रोटीन्स भी आपको दे रखे हैं, साथ में आरआरएनए भी दे रखे हैं, तो ये आप रिकॉल एंड रिवाइज कर लेना।